गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एकांकीकार का परिचय और उसके बाद दादाजी के विषय के बारे में पढ़ा था और फैमिली ट्री हम लोगों ने समझा था। आज बच्चों मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी। दृश्य 1 हमारा चल रहा था कि दादाजी कैसे हैं, 72 वर्ष की आयु होने के बाद भी उनका शरीर एकदम झुका नहीं है और वो अपने आप को वट वृक्ष के समान समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी प्रश्न हैं इस पाठ से रिलेटेड आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप वो भी मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं इस वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। चलिए तो हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि दादा मूलराज के 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। जो बड़ा बेटा है वो 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था मतलब शहीद हो गया था। काम आया था जहाँ पे है आप वहाँ पे शहीद हो गया था लिख सकते हैं। जब वो सरकार के काम आया तो सरकार ने उसके बदले में दादाजी को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी। 1 मुरब्बा यानी कि 25 एकड़ के बराबर होता है, ठीक है। परंतु दादाजी इस 1 मुरब्बे से कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, अपने लगन और निष्ठा और दूरदर्शिता से ऐसे 10 और मुरब्बे बनाए। उनके जो 2 बेटे हैं और पोते हैं वो इसी ज़मीन में जो दादाजी ने फैक्ट्रियाँ लगाई वहाँ पे वो काम करते थे। ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपने ज़मीन में लगाया था। जो सबसे छोटा पोता है जिसका नाम परेश है वह अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है। कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर की एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ। जब उनका जो छोटा बेटा है बच्चों परेश वो नायब तहसीलदार हो गया तो इसका विवाह हो गया लाहौर के एक सुशिक्षित यानी कि पढ़ी लिखी लड़की से जिसका नाम बेला था। बेला को घर में सब छोटी पतोहू के नाम से भी बुलाते थे। दादाजी के पतोहू की पत्नी है इसलिए उसे मतलब दादाजी के पोते की पत्नी है इसलिए उसे पतोहू कह के भी संबोधित किया गया है। अब दादाजी के अगर आप देखा जाए तो परिवार के विषय में 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई। पहला क्या बच्चों की, पहला ये कि उनका जो पोता था वो नायब तहसीलदार हुआ। दूसरा उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गया, ठीक। तो गांव में उनका और आदर होने लगा, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। क्यों संकट उपस्थित हो गया? क्योंकि तीनों बहुएं जो घर की थीं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, जिन्हें नाम से पुकारा जाता था, वो बहुत सीधी सादी थी, कम पढ़ी लिखी थी। उन सब में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी उनकी पोती इंदु थी जिसने हाल ही में बड़ी सफलतापूर्वक प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। सबसे अधिक पढ़ी लिखी उसे समझा जाता था। घर में उसकी चलती भी खूब थी। दादाजी अपनी पोती से बहुत प्रेम करते थे। वो घर में दादाजी की लाडली थी। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू, मैंने आपको जब फैमिली ट्री समझाया था तो उसी समय मैंने बोला था कि बेला जिसको छोटी बहू या पतोहू कह के संबोधित किया गया है वो ग्रेजुएट है जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है। उसके आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर से उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। अब जैसे एक तालाब है, तालाब शांत होता है और जो नदी की धारा होती है बच्चों वो बहती रहती है। तो अब जो शांत तालाब है अगर आप उसमें जाके देखिए, कंकड़ मारिए तो तालाब में हलचल होती है। अब उसी प्रकार तालाब रूपी उनके परिवार में भी एक पढ़ी लिखी बहू आने से हलचल मच गई। अब यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाया गया है
कि किसका कमरा कहाँ पे था, तो ये सब चीज़ें बहुत आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि इंदु जो है वो बिखरी हुई सी आती है अंदर से, और उसके पीछे पीछे से बड़ी बहू भी आती है। अब बड़ी बहू इंदु से पूछती है कि आखिर कुछ कहो भी, क्या हुआ, इतना क्यों बिफरी हुई हो, मतलब गुस्से में हो। इंदु चुप है, कुछ नहीं कहती। बड़ी बहू फिर उससे पूछती है कि बात तो बताओ। इंदु क्रोध में आकर कहती है कि क्या ईंट मारती। इसके बाद बड़ी बहू को अभी भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है। वो फिर पूछती है क्या कि कुछ कहो भी तो, बताओ भी तो। इंदु कहती है मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर अपने और अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार, असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से इंदु की बात सुन रही थी। इंदु बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। इंदु ने बताया कि मिश्रानी बैठक के बाहर खड़ी हो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि बहू रानी ने काम से हटा दिया। बड़ी बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा काम से हटा दिया, भला उस बेचारी का क्या दोष था। इंदु कहती है दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता था। अब बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता था। इंदु हाँ, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 5-10 दिन में सब सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए मुझे आपका काम करते हुए, परंतु बहू रानी कहाँ मानने वाली। उसने झाड़न उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी। अब बड़ी बहू कह रही इंदु से कि सलीका नहीं आता। इंदु ने कहा हाँ, उनका कहना यही है कि उसको सलीका नहीं आता है काम करने का। इंदु ने बोला मैंने भाभी को समझाने का भी प्रयत्न किया कि भाभी हमारे घर में 10 सालों से, बच्चों ये अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है कि मिश्रानी कितने सालों से दादाजी के घर में कार्य करती थी, तो उत्तर आप देंगे 10 सालों से। इंदु ने छोटी बहू को समझाने का प्रयत्न किया कि 10 सालों से मिश्रानी उसके यहाँ काम करती है, साफ़ सफाई, बर्तन, कपड़े सब वही करती है। जाने कौन सा आपका काम है जो समझ नहीं पा रही है। और फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होती है। तो बड़ी बहू ने कहा हाँ, तुमने ठीक ही कहा। इंदु कहती है इस पर उन्होंने झट से बोला कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा भाभी तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी। तो कहने लगी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने तो नौकर यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में होते तो 2 दिन तो छोड़ो 2 घड़ी भी ना टिकते। अब इंदु बता रही कि जब मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया तो छोटी भाभी ने बोला कि मेरे घर में अगर ऐसे नौकर होते तो 2 दिन तो छोड़ो, मैं उनको 2 घड़ी भी नहीं टिकने देती। केवल झाड़ू पोछा मार देने से तो थोड़ी ना काम होता है, घर की साज सजावट भी बहुत सी मायने रखती है। बड़ी बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये सब बातें उसने कही। इंदु कही और कैसे कहती, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके के, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं नाक भाव चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को तो खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। बड़ी बहू सारी बातें चकित और विस्मित से सुन रही थी। इंदु ने कहा मैंने भी कह दिया भाभी, आपके के मायके की तो बात ही अलग है, एक नमूना आप ही हैं। अपने घर से नौकरानी लाती तो हम भी ज़रा सलीका सीख लेते। अब ये सारी बातें हो रही थी कि उतने में ही छोटी भाभी
जो इंदु की माँ बेला की सास है। अब छोटी भाभी इंदु से पूछती है कि क्या बात हो गया इंदु, रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने। इंदु इस पर बोलती है मिठाई का वो बोलती हैं और सारी बातें भाभी को बताती है। रजवा रोती रहती है। रजवा भी बोलती है कि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मेरा अपमान कभी किसी ने नहीं किया, मुझे माँ जी आप अपने पास रखिए, मैं उनका काम नहीं करूँगी। इस पर छोटी भाभी आप समझाती है रजवा को कि वह तो बच्ची है, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है क्या। इस पर इंदु गुस्से में बोलती है हाँ बच्ची है, आज भी वो रोटी को चोची बोलती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, अपने मायके के सामने तो वो हम लोगों को कुछ नहीं समझती। बड़ी बहू कहती है, बताती है छोटी भाभी को कि माँ जी मतलब बात ये है कि छोटी बहू बेला को हमारे घर का कुछ भी पसंद नहीं आता, ना हमारा खाना पीना, ना हमारा रहना, ना हमारा ओढ़ना, कुछ भी नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस, सभी चीज़ से घृणा है। छोटी भाभी को चिंता होती है कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। हमारे घर में तो सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, हमारे घर में जो भी रूखी सूखी है हम उसे दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझते हैं। दूसरों की चुपड़ी यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जो अमीर हैं वो रोटी में घी लगा कर खाते हैं और जो गरीब हैं उन्हें घी नसीब नहीं होता, परंतु उनके लिए वो चुपड़ी रोटी से भी उनकी सूखी रोटी बहुत अच्छी होती है। इतने में मंझली बहू का प्रवेश होता है जिसने हंसने की आदत, वो खूब हंस रही है। उससे सब लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम बहुत हंस रही हो। वो बताते हुए कहती है कि मैं ऊपर सामान रखने गई थी तो मैंने परेश और छोटी बहू की बातें सुनी। छोटी बहू ने सारा फर्नीचर कमरे के बाहर निकाल कर फेंक दिया था। परेश के कहने पे कि सारा फर्नीचर तुमने क्यों निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो वो कहती है कि मैं इस सड़े गले फर्नीचर के साथ नहीं रह सकती। परेश उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भी तो इतने में वो परेश की बात काट कर कहती है हमारे बुज़ुर्ग तो जंगलों में नंगे बुच्चे घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें। परेश कुछ नहीं बोल पाता, फिर भी उसे समझाने का प्रयत्न करता है कि इस फर्नीचर का प्रयोग तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी करते आए हैं। अगर मैं इसे उपयोग नहीं करूँगा या इसे रखने में आपत्ति करूँगा तो वो समझेंगे कि लड़का अभी अभी नायब तहसीलदार हुआ है, इसका सर फिर गया है। इस पर छोटी भाभी कहती है, इस पर बड़ी भाभी कहती है हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी का बेटा रहता है परेश, तो उसकी बलैया लेती, कहती मेरा बेटा कितना समझदार है। मंझली बहू पूछती है कि तब बहू ने कहा तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े फर्नीचर के साथ नहीं रह सकती, इसे अपने पास भी नहीं फटकने दूंगी। मैं नीचे धरती पर चटाई बिछाकर रहना पसंद करूंगी, पर ऐसे बेडौल फर्नीचर को नहीं रखूंगी। और फिर अपने मायके की बड़ाई करने लगती है। इंदु को गुस्सा आता है और कहती है कि बस उनको तो 24 घंटे अपने मायके की पड़ी है। इतने में मंझली बहू कहती है कि छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और बहुमूल्य फर्नीचरों का बखान किया और बेचारे परेश भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए और खूब हंसने लगी है। कहती कि बात मुझे जितनी समझ में आई वो मैंने बताया, जब वो लोग अंग्रेजी में बोलने लगते हैं तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इंदु कहती है कि बस ज़बान तो है उनके पास, बात तो तब हो जब काम भी हो। और बोलती है कि दादाजी ने काम दिया था वो भी अभी तक पड़ा है। दादाजी ने छोटी बहू को कपड़े पछाड़ने के लिए दिए थे जो गुसल खाने में पड़े सड़ रहे थे। छोटी भाभी इंदु से कहती है कि जा तू गुसल खाने में उन कपड़ों को पछाड़ के डाल दे, और मैं छोटी बहू को समझाने का प्रयत्न करूँगी, हो सकता है दादाजी को उन कपड़ों की ज़रूरत हो और वो मांगे। मंझली बहू बताती है कि जो मलमल के थान और अबरों की बात याद है, पूरे घर में सारी बहुओं और भाभीयों के लिए मलमल के थान और अबरे मतलब बच्चों जो रजाई की कबर होती है वो आए थे। सब ने उसे अपने अपने पास रख लिया, लेकिन छोटी बहू ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। तो वो बोलती है कि कचहरी में वो होंगे तहसीलदार, कौन, परेश, लेकिन घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हैं, मतलब घर में उनकी एक भी नहीं चलती। इस पर छोटी भाभी कहते हैं पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी कहती है कि तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर कोई कपड़े धोएगा। इंदु कहती है क्यों नहीं धो सकती, क्या उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी कहती है तुम चलो इंदु,
कपड़े फटक कर डाल दूँ, शायद उन्हें ज़रूरत होगी, मैं बहू को समझा दूँगी। इतने में बच्चों पहला दृश्य ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरा दृश्य पढ़ाऊँगी और दूसरा और तीसरा दोनों दृश्य ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। बच्चों, मैं आपको धीरे धीरे ये कहानी इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये कहानी समझ में आए। मैं ये भी कर सकती थी कि सारांश आपको एक ही वीडियो में पूरा बता देती, लेकिन एक एक लाइन समझाने का मतलब बस इतना है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आए जो सूखी डाली है। और अगर इस कहानी में कोई दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे जिन्हें परेशानी हो रही है पढ़ने में, समझने में, उनकी परेशानियाँ दूर हों। सो थैंक यू एवरीवन।